हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एचटेट 2023। इससे पहले हम आधा पेपर कर चुके हैं एचटेट का। साइकोलॉजी के बेसिस पर आज जो आपका आधा रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहें। और देखिए, जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं उन्होंने भी महसूस करा होगा कि उनकी अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी और समझने की सबसे ज्यादा, देखिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना, अगर आप उसे सही तरीके से समझ लेते हो तो 70 से 80% क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। हु गिव द नोशन ऑफ द स्ट्रेंथ रेजिलिएंट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द हार्डीनेस। देखिए ये क्वेश्चन आपका अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया हुआ है। कहाँ कहाँ पूछा गया हुआ है? ये यूजीसी में भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। इनफैक्ट जो आपका जून 2020-24 का पेपर हुआ है यूजीसी का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था। तो हार्डीनेस की जो ट्रेट्स हैं वो किसने दिए हैं? आपकी सुजेन कोबासा ने दिए हैं। सुजेन कोबासा ने बेसिकली 3 सी दिए हैं। कौन कौन से सी? बिल्कुल देखते हैं। पहला सी है इनका कमिटमेंट, ये आपसे पूछ भी लेता है, कमिटमेंट। दूसरा सी है आपका चैलेंज, एंड जो लास्ट आपका सी है वो है आपका कंट्रोल। ये 3 सी हैं। इसके अंदर वो चौथा सी आपको इंक्लूड कर देता है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से दी हैं। 3 सी आपको हमेशा याद रखने, कमिटमेंट, चैलेंज एंड कंट्रोल। उसके बाद स्लाई की बात करते हैं। हेंसले, इन्होंने आपका स्ट्रेस मॉडल दिया था, राइट। फोकमैन और लजारस ने आपकी प्राइमरी अप्रेजल की थ्योरी दी है, प्राइमरी अप्रेजल, जिसमें उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल की भी बात करी। आई होप आपने पढ़ रखा होगा। सुजेन कोबासा ने आपकी हार्डीनेस की पर्सनैलिटी की आपकी 3 ट्रेट्स दिया थे, आप कह सकते हैं, इन्होंने बताए हैं ट्रेट्स। होम्स और राहे ने इन्होंने SRRS, दैट इज सोशल रीएडजस्टमेंट, सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल इन्होंने दिया है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? सुजेन कोबासा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी के भी अगर आपको ऑप्शंस पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज व्हाट आर द अदर स्टेज ऑफ जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अब देखिए कई बार वो पूछ लेता है कि कौन सा मॉडल गैस मॉडल है, दैट इज जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अभी हम ऊपर यही बात कर रहे थे, किसने दिया है? ये हेंसले ने। नाम पूरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेंसले, राइट। अगर हम बात करें, इसके अंदर इन्होंने 3 स्टेजेस की बात करी है। कौन कौन सी 3 स्टेज हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया है अलार्म स्टेज है, फिर रेसिस्टेंट स्टेज है और फिर एग्जॉशन स्टेज है, राइट। अगर मैं बात करूं यहां से, देखिए क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से कैसे पूछता है। पहले आपसे पूछ लेगा गैस मॉडल किसने दिया है? हेंसले ने, राइट। फादर ऑफ इन स्ट्रेस मॉडल भी कहा जाता है। सेकंड थिंग वो पूछ लेता है कि इनकी क्या क्या 3 स्टेजेस है। अलार्म, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, अलार्म, रेसिस्टेंस और एग्जॉशन। अगर मैं इसके आपसे क्या ग्राफ की बात करूं या डायग्राम की बात करूं, तो पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज के अंदर फ्लाइट और फाइट हार्मोन यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो सबसे पहली स्टेज होती है अलार्म स्टेज, इसके अंदर आपके फ्लाइट और फाइट हार्मोन एक्टिवेट होते हैं। इन फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन की जगह आपको वो ग्लूको कॉर्टिसॉइड्स भी दे सकता है एंड एड्रानिल, राइट। तो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स हो गया, एड्रानिल हो गया, या फिर फ्लाइट फ्लाइट हार्मोन कहा, तो आपको अलार्म स्टेज को वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछ लेता है कि किस स्टेज के अंदर, अलार्म स्टेज के अंदर, रेसिस्टेंट स्टेज के अंदर या एग्जॉशन स्टेज के अंदर आपका कौन सा सिस्टम काम करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, रेसिस्टेंस के अंदर आपका पैरासिम्पैथेटिक, PMS, पैरासिम्पैथेटिक, राइट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पर काम करता है। इस चीज का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ आंसर ठीक होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर वो कह रहा है कि विच पेयर फॉलोइंग विच पेयर आर करेक्टली मैच, मैच कौन कौन से पेयर आपके सही हो रखे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला पेयर आपका बिल्कुल ठीक है। बैलेंस थ्योरी आपके किसने दिया है? इनका नाम क्या है? फ्रिज हैदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रिज नहीं, फ्रिज कहते हैं इन्हें, FRITZ। फ्रिज हेडर ने कौन सी थ्योरी दी है बेटा? POX मॉडल। अगर आपको याद हो, 3 तरीके के होते हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव, आई होप आपको पता हो। अगर नहीं आया तो सर्च कर लीजिए। अगर मैं एक मॉडल, और ये मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखी है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। कॉग्निटिव जो डेजोनेंस है, ये भी आपके लियोन फेस्टिंगर ने दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू स्टेप मेथड आपका ऑसगुड ने नहीं दिया है, ये आपका SM मोशीन ने दिया है। यहाँ पर ये आपके इंडियन ऑथर हैं, इन्होंने कौन से 2 स्टेप की बात करी है? पहले स्टेप में इन्होंने आइडेंटिफिकेशन की बात करी है, और दूसरे स्टेप में बिहेवियरल चेंज। बेसिकली इन्होंने किसकी बात करी है कि कैसे आपको अगर किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने 2 स्टेप की कंसेप्ट, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि पहला ठीक है, ए सही है आपका और बी सही है। क्या ए और बी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 126, आई थिंक इससे तो हर कोई कर लेगा। ये कह रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर आर द मूड डिसऑर्डर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले का कहा जाता था, तो ध्यान रखना इनको मैनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता था, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द करेक्टली मैच? कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो कि करेक्टली मैच हो रखे हैं? अगर आप यहाँ पर देखोगे, आइए देखते हैं। टाइप ए, टाइप सी और टाइप डी यहाँ पर दे रखी है। टाइप ए में उसने क्या रखा है? पर्सनैलिटी ससेप्टेबल टू द प्रॉब्लम लाइक हाइपर टेंशन एंड द कोरोनरी डिसीज। बिल्कुल ठीक है। ये इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल होते हैं? जो कि हमेशा हर बड़ी में रहते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा, भाई ये काम जल्दी करो, ये काम जल्दी करो। ऑल्थो इट इज 2 days, 2 दिन है अभी, काम हो जाएगा, बट फिर भी दे लाइक, अरे नहीं यहाँ भी करना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमेशा इधर उधर बहुत ज्यादा घबराहट और एकदम भागे भागे रहेंगे, राइट। तो इनको कोरोनरी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हार्ट से रिलेटेड इन्हें काफी ज्यादा इशू रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, सही है। टाइप सी पर्सनैलिटी इनका है मोर प्रोन टू द कैंसर डिसीज। कैंसर डिसीज देखिए, वैसे प्रोन इतना ज्यादा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कैंसर डिसीज से ज्यादा, ये मोर प्रोन रहते हैं कैंसर की जगह, ये एंजाइटी से बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए होता है, कि कोई भी चीज हो रही है परफेक्ट होनी चाहिए। इवन समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि आपने सोशल लोफिंग पढ़ रखा है कि ग्रुप में काम होता है, तो हर एक इंडिविजुअल सोचता है कि मेरा नाम नहीं आना है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट क्यों करूं। लेकिन जो टाइप सी वाला पर्सनैलिटी वाला जो इंडिविजुअल होगा, वो सोचेगा यार तुम लोग मत करो, क्योंकि इट में पॉसिबल तुम लोग काम खराब कर दो, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप सारा काम करूंगा। क्योंकि उन्हें परफेक्शन चाहिए होता है, तो दूसरे का काम भी खुद करते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर एंशियस यानी कि एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है कि यार कहीं कोई गलती ना निकला है हमारे काम में। और जब आप ज्यादा इस चीजों को ले जाते हो तो लेवल इनका प्रो हो जाता है, तो वो कैंसर डिसीज के लिए हो जाता है। यानी कि टाइप बी भी यहाँ पर इन्होंने सही बता रखा है। टाइप डी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच, अपने बारे में भी वर्ल्ड के बारे में भी नेगेटिव नेगेटिव रखते हैं। तो यहाँ पर ये एंजाइटी नहीं आएगा, ना ही ये मूड, हाँ मूड डिसऑर्डर तो है नहीं। दे आर मोर प्रोन टू द डिप्रेशन। ये लोग जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू द डिप्रेशन। सबसे ज्यादा अगर डिप्रेशन कहीं आए तो टाइप डी बिना देखे लगा देना। एंजाइटी या कैंसर आए तो टाइप सी लगा देना। टाइप ए में किसी भी तरह के हार्ट डिसीज आए तो टाइप ए लगा देना, राइट। तो टाइप डी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ये दे आर मोर प्रोन टू द डिप्रेशन, नॉट एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर। ए और बी इसका सही आंसर है। क्या ऑप्शन है आपके पास? बिल्कुल ठीक है, ए एंड बी आपका सही ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपका एचटेट, एमएसटेट, कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रॉपर स्टेट टेस्ट भी और यूजीसी भी हम निकलवा के रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आइए देखते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 128 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिप इज नॉट यूजफुल टू अचीविंग द डिजायर बैलेंस ऑफ द इमोशन? नॉट कह रहा है। तो देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे क्वेश्चनों में। इट में पॉसिबल शायद आप कंफ्यूज ना होते हो, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं नॉट को थोड़े टाइम के लिए हटा देता हूँ। मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूँ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिप इज यूजफुल टू अचीविंग द डिजायर बैलेंस ऑफ द इमोशन। कौन कौन सी ऐसी टिप है जो कि यूजफुल रहेंगी एक बैलेंस ऑफ इमोशंस के अचीव करने के लिए? इनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस रहेगी तो मेरा बैलेंस इमोशंस रहेगा। यानी कि मैं क्या रहूंगा? खुश खुश भी रहूंगा और अपने आप को क्या रखूंगा? बैलेंस इमोशंस रखूंगा। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहां पर इसका कुछ लेना देना नहीं है।
इंगेज इन द सेल्फ मॉडलिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सेल्फ मॉडलिंग यानी कि अपने आप को एज ए रोल मॉडल की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं अपने इमोशंस, अपने बैलेंस ऑफ इमोशंस को सही रख पाऊंगा। सपोज करिए इफ आई एम फीलिंग दैट राइट, आई एम वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी स्मार्ट पर्सन, मेरी फिजिक अच्छी है, तो मैं क्या रहूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि भाई लोग मेरे को एज ए आइडियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। मैं को अपने आप में बैलेंस ऑफ इमोशन रखना है, बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी सर्विस, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पता है कि आप कम्युनिटी सर्विस में बार बार जाते रहते हैं, सपोज करिए कि आप पॉलिटिशियन है या फिर घर के जो बड़े लोग होते हैं, आप देखते हैं वो रिचुअल्स में या फिर क्रिमिनेशन में बहुत बार जाते हैं। दे होल्ड देयर इमोशन इवन इन द हार्ड सर्कमस्टांसेस, व्हाई, बिकॉज दे नो कि वो क्या है, अभी कम्युनिटी की सर्विस के अंदर है। तो आपके तीनों ऑप्शंस क्या है, सही सही है। यहाँ पर नॉट आ रहा था, क्या यूजफुल नहीं है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसका इमोशन से क्या लेना देना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, राइट। अब आपका किस तरीके से आप इसको करते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं जब भी नॉट वाले क्वेश्चन होता हूं तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूं, ऑमिट कर देता हूं कि भाई इसके बिना क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्या आंसर है। फिर जो आंसर रह जाता है वही उसका आंसर रह गया है। देखिए जैसे कि हाँ या ना है, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ शादी में तो हाँ है, अगर मैं नहीं जा रहा, सपोज करिए कि भाई तू शादी में जाएगा, नहीं यार मैं घर में हूँ, यानी कि मैं शादी में नहीं जा रहा, घर में हूँ चूंकि मैं शादी में नहीं गया, सिंपल है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो कि विच वन मेथड इज नॉट यूज द इन द स्टडिंग ऑफ द वर्बल लर्निंग। बहुत बहुत सिंपल है, पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग, ये तो नाम में इसके लर्निंग आ रहा है, सीरियल लर्निंग हो रहा है। एस आर लर्निंग और फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल में क्या होता है, आप किसी भी तरीके से कोई भी सीक्वेंस है, लिस्ट आपको दी गई, आप किसी भी सीक्वेंस में उन चीजों को रिमेंबर कर रहे हो, यानी कि ये भी वर्बल लर्निंग में आता है। एस आर लर्निंग जिसे हम क्या कहते हैं, एस आर थ्योरी भी। अगर यहां से मैं एस आर थ्योरी की बात करूं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, यहां से भी देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस आर थ्योरी क्या होती है, एस आर थ्योरी में तीन आपकी चीजें होती हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लास्ट होता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। कितने आप इच्छुक हैं उस चीज के लिए। अगर सपोज कर लिए कि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि आप उसके लिए रेडीनेस है, आपको वो चाहिए चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी बार आप जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी तरीके से आप क्या कर सकोगे, उस चीज को कर सकोगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, इसका वर्बल लर्निंग से कोई भी लेना देना नहीं। 2+6 हो गया, या फिर सपोज करिए मैं इसका एक को लिख लेता हूँ एलिफेंट। सबको पता है ये स्पेलिंग होती है, सपोज की जगह मैंने ये लिख दिया तो आपने पहचान लिया कि सर ये तो स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, हमने पकड़ ही लिया। ये क्या होता है, ये बेसिकली आपकी सिमेंटिक मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी मतलब कि आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सिमेंटिक जो मेमोरी होती है वो सारी आपकी क्या होती है, जर्नल नॉलेज। जैसे कि सनराइजेज इन द ईस्ट, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सही कैलकुलेशन, गलत कैलकुलेशन, सब क्या है, ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो ये सब चीजें आपको पता है। एपिसोडिक मेमोरी इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि किसका कब कटा, किसने कैसे काटा, कितनी उसकी एक्स रही, कब उसकी शादी हुई, कब उसका बर्थडे है। क्या आपका बर्थडे पूरे संसार को पता है, नहीं पता, लेकिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे सबको पता है, दैट इज जनरल नॉलेज। आपका बर्थडे, आप कॉमन पर्सन है, अगर कल को आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, इट मे पॉसिबल कि आपका बर्थडे को याद रहे, राइट। प्रोसीजर मेमोरी, किसी भी चीज को कैसे करना, नोइंग हाउ, नोइंग हाउ। और आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है, दैट इज नोइंग दैट, उस चीज के बारे में जानना। किसी चीज को कैसे करना और किसी चीज को बारे में जानना कि कैसे करना है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तरीके की हमने यहाँ पर बात करी है। आपके तीन यहाँ पर एपिसोडिक, सिमेंटिक, प्रोसीजर और आइकॉनिक मेमोरी की हमने यहाँ पर बात कर रखी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। दैट इज क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द लिमिटेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में फिर दोबारा देखिए नॉट आ रहा है, आप इसको छुपा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी कंसिडर्ड है जो कि लिमिटेशन मानी जाती है। अगर आप देखोगे लिमिटेशन कौन कौन सी मानी जाती है, अगर आप देखोगे लैक ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट भी करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंट्रोल, ये नहीं करते हम।
कभी भी आप किसी चीज में साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप उस चीज के लिए कभी भी कंट्रोल वेरिएबल्स का यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, लेकिन नॉट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट। रिलेटिव नेचर ऑफ द साइकोलॉजिकल टूल बिल्कुल ठीक है, उसके साथ साथ कौन कौन से आप टूल्स कर सकते हैं, तीनों से ही हैं। अगर आप देखेंगे बचा कौन सा 3, यानी कि नॉट अगर हम लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। आइए देख लेते हैं। और आई थिंक देखिए ये सबने थ्योरी पढ़ रखी होती है आपकी, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, बट इंडिविजुअल फिर भी भूल कर जाता है या फिर आंसर्स को गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी है क्वेश्चन की, इम्प्लीकेट नहीं करना सीखे। कौन कौन से करेक्टली मैच है आइए देखते हैं। साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग क्या होती है? व्हेन CS एंड US आर प्रेजेंटेड टुगेदर। साइमल्टेनियस नाम ही बता रहा है कि दोनों एक साथ साथ होने चाहिए, यहाँ पर लिख भी रखा है प्रेजेंटेड टुगेदर, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। और क्या कह रहा है? डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या रहता है आपका? यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन द ऑनसेट ऑफ द CS प्रीसीडेड द ऑनसेट ऑफ द US। ठीक है, यानी कि CS के बाद आपने क्या करा है? US को दिया है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या रहा है? द US प्रीसीडेड द ऑनसेट ऑफ द CS, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या कह रहा है? द ऑनसेट एंड द एंड ऑफ द CS प्रीसीड द ऑनसेट ऑफ द US विद सम काइंड ऑफ द गैप बिटवीन टू। बिल्कुल गलत है, यहां पर आपका बिल्कुल गलत है, ये वाला डी आपका गलत है। ट्रेस कंडीशनिंग में भी अगर आप देखोगे द US प्रीसीडेड द ऑनसेट ऑफ द CS, ये वाला भी आपका क्या है? गलत है। वाई? अगर आप देखोगे ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर ए लिटिल बिट गैप रहता है, यहां पर क्या रहता है? यहां पर आप फूड को पहले देते हो, फिर उसके बाद आप क्या बैकवर्ड में फिर आप बैल बजा रहे हो। क्या लर्निंग पॉसिबल होती है इसके अंदर? सबसे लीस्ट लर्निंग या फिर नो लर्निंग पॉसिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है और ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। क्या कोई ऑप्शन मेरे को दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड ए एंड बी आपका ठीक है। आई थिंक ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा और हर बच्चे ने कर भी रखा होगा। यहां से ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द थॉट, या फिर इसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ली वॉर्फ ने दिया है, जीन पियाजे ने आपकी कॉग्निटिव की थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने। ली वॉर्फ ने क्या दिया है आपका? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। स्किनर ने, BF स्किनर सबको पता है। लाइव वर्गोस्की ने MKO मोर नॉलेजेबल अदर की बात करी है, यानी कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट तभी करता है जब वो अपने से ज्यादा अधिक नॉलेज वाले इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करे। अब देखिए हम बात करते हैं ली वॉर्फ की। ली वॉर्फ क्या थे? इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी चीज को बोल नहीं सकते तो हम उस चीज को समझ नहीं सकते। ये थ्योरी अराउंड 19 आई थिंक 20 या 1930 के अराउंड दी गई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ 1920 और 1930 के अराउंड दी गई थी। तो उस समय इंटरनेट नहीं था। सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि क्या आप दो तरीके की सुनो मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। मीनवाइल वही मैं एक जो इंडिविजुअल जो इग्नू है, जो इग्नू में रहते हैं, इग्लू में, अगर मैं उनको दोनों तरीके की बर्फ दिखाऊंगा तो वो बहुत जल्दी बता देंगे कि ये अलग तरीके की बर्फ है, ये अलग तरीके की बर्फ है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि जो आपकी लैंग्वेज होती है उस तरीके से ही आप सोच पाते हो। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है तो आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके एचटेट, MH टेट या उड़ीसा टेट में, बल्कि आपके UGC नेट में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस से। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर क्या कह रहा है? ये तो मास्लो का क्वेश्चन हम हर बारी करते हैं। सबसे कह रहा है कि हायर नीड क्या होती है? आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, बिल्कुल ठीक है। 134 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 135 की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ओ सॉरी, ऊपर चला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा ऐसा अजप्शन है जो कि इंक्लूडेड नहीं होता है? किसके रेस्पेक्ट में? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है आपकी। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर इंटर वुमेन, यानी कि आपस में जुड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है। यही ऑप्शन बचा, ये गलत होगा। डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो यानी कि अगर मैं इसमें नॉट को ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि जो एशियन लोग हैं वो 10 साल बाद वाले बढ़ते हैं या जो फॉरेन लोग हैं वो 15 साल बाद वाले बढ़ते हैं, नहीं। डेवलपमेंटल का हर एक क्राइटेरिया हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक रेस के लिए कॉमन रहता है।
हार्मोन्स की ग्रोथ होना जीन्स पे डिपेंड करती है, बट डेवलपमेंट उसी फेस में होगा। अगर किसी को लैंग्वेज सीखनी है तो 2-2.5 साल में बच्चा हल्का हल्का बोलने लग जाता है। चाहे आप एशियन हो, चाहे आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूरोपियन हो या अफ्रीकन हो, किसी भी तरीके का किसी भी रेस में जो बच्चा होगा वो हमेशा 2-2.5 साल के बाद चलना बोलना, जो कि एक नॉर्मल किड के लिए रहता है, वो स्टार्ट कर देगा। तो डेवलपमेंट अनप्रिडिक्ट नहीं होता। फोर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एटीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने कर रखा है और आपको करवा भी रखा है। आपके क्या क्या रहते हैं? वेरिएंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सेंट्रलिटी। देखिए कहीं ऑप्शन है, वेरिलेंस, वैलेंस, 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 इन तीन में है। एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस, सेंट्रलिटी, ऑप्शन नंबर 4 देखिए। आइए इन सब के बारे में बात भी कर लेते हैं। वैलेंस का क्या मतलब होता है? या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, राइट। वैलेंस का क्या मतलब होता है कि आपके जो एटीट्यूड है किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सट्रीमनेस का क्या मतलब होता है कि आप किस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, लेकिन कितनी तेज से जा रहे हैं, कितनी तेज से जा रहे हैं, दैट इज योर इंटेंसिटी। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई चीज नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि आपको वो चीज नहीं पसंद है इसलिए और किसी को भी नहीं पसंद होनी चाहिए, दैट इज एक्सट्रीमनेस। जस्ट बिकॉज आई एम वेज, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे जो नॉन वेज है वो पागल हैं या फिर हमारे देश से बाहर चले जाएं, नहीं, दैट इज एक्सट्रीमनेस। एंड इट कैन बी आपको जो चीज पसंद है, इट में पॉसिबल। सपोज करिए मेरे को हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, किसी को इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो मेरे देश से बाहर चले जाए, या मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं देश से बाहर चले जाता हूँ, दैट इज एक्सट्रीमनेस। इंटेंसिटी ऑफ इट, या तो जो आपका एटीट्यूड होगा सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल एटीट्यूड और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड के अंदर होता है कि एटीट्यूड के अंदर कितनी एटीट्यूड है, एटीट्यूड के अंदर उससे कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। हाउ मैनी, मैं यहां लिख देता हूं, हाउ मैनी एटीट्यूड आर इन्वॉल्व विथ इट। जो सिंपल एटीट्यूड होगा उसके साथ सिंपल यानी कि एक या दो कनेक्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे बहुत सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फैमिली की, या फिर अगर मैं बात करूं पूरे कुल की जिसे हम कहते हैं, तो आपके कुल में बहुत सारे सारे अलग अलग होंगे, लेकिन वहीं पर ही मैं आपकी बिल्कुल रिलेटिव क्लोज फैमिली की बात करता हूं, जिसमें आपके पेरेंट्स हैं और आपके ब्रदर और सिस्टर है, तो वो बहुत छोटा होगा, सिंपल थिंग होगी, राइट। सेंट्रलिटी मतलब क्या रहता है कि एटीट्यूड का मेन पार्ट क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड विद इन ए पर्सन। इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड यहां लिख देता हूं मैं, यानी कि उस इंडिविजुअल के अंदर इंपोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड विद इन अ पर्सन, वो उस चीज को कितनी ज्यादा अहमियत देता है, उसके अंदर उस चीज के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज योर सेंट्रलिटी। Moving on to the next question, question number 137. In which therapy the client is taught to recognize the body process and emotion that are being blocked out from awareness। तो अगर आप देखेंगे क्लाइंट सेंटर में बिल्कुल नहीं, क्लाइंट सेंटर में क्या रहता है, आपको सेल्फ एस्टीम की आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ाई जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया। एग्जिस्टेंस थेरेपी में कब होता है? जब इंडिविजुअल को ये लगने लग जाता है कि मेरा क्यों जन्म हुआ है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, किस लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बायोमेडिकल थेरेपी तब दी जाती है जब इंडिविजुअल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, जैसे कि ईसीटी, इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी, राइट। गेस्टाल्ट थेरेपी में यहाँ पर ये करा गया था जो उनके ब्लॉक्ड इमोशंस रहते हैं, ब्लॉक जो इमोशन रहते हैं उनको उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस में रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो आपकी गेस्टाल्ट थेरेपी होती है वो आपकी डायरेक्शन होती है, राइट। बाकी सारी आपकी नॉन डायरेक्शन है। इस चीज का भी आपको यहाँ पर याद रखना है, राइट। कई बार वो आपसे पूछ लेता है, गेस्टाल्ट थेरेपी में जो आपका काउंसलर होता है वो आपको बताता है कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। मीन वाइल अगर आप देखोगे क्लाइंट सेंटर या एग्जिस्टेंस थेरेपी में वो आपको नहीं बताते कि दैट यू हैव टू डू दिस, बट इन द गेस्टाल्ट थेरेपी जो आपका काउंसलर होता है वो आपको डायरेक्शन बिल्कुल बताएगा कि आपको यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, हर एक आपके ऑप्शंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर जाएं वीडियो कैसी लगी, कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली
आप इनपुट दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस को कम करने के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, कम करने के लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव नहीं है। तो प्रीजुडाइस देखिए कैसे कम होता है। डेफिनेटली जब आप किसी को पढ़ाओगे तो प्रीजुडाइस कम होगा। शिक्षित करोगे, आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई ये जो चीजें बताई जा रही हैं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इंटर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अगर आप देखोगे कि अगर आप एजुकेटेड हो या एजुकेटेड सोसाइटी है तो वो ज्यादा रिलीजियन, धर्म या फिर इन नीचे चीजों में नहीं पड़ेगा। वो देख उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी बहू क्या कर रही है, उसकी लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे होते, नहीं, वो ये सारी चीजें नहीं करेंगी। यानी कि ये चीज भी आपकी सही है। अगर मैं नॉट को ओमिटेड कर रहा हूँ, विच वन मेथड, या फिर वन भी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर अब चूंकि काफी सारे हो गए। विच मेथड्स आर इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग प्रीजुडाइस, एजुकेशन, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से आप कभी भी प्रीजुडाइस को नहीं घटा सकते। वाई, सपोज करिए कि मैंने आपको कितनी भी हेल्प कर दूं, मैं आपको कितनी भी हेल्प कर दूं, आप पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए उसी तरीके से सोचेंगे। नो मैटर हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आई विल गिव, जब तक आप इंटरनल चेंज नहीं करने की कोशिश करेंगे तब तक आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या रहता है आपका, एक्सटर्नल रहता है। आपको मैं कितना सारा भी इनाम दे दूं या कितनी भी पनिशमेंट दे दूं, आप फिर भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वैसे ही सोचेंगे। तो जब तक रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये क्या है, एक्सटर्नल है, इसका यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखते हो कि जो आपके जो भंडारे होते हैं लोग क्यों करवाते हैं, लोग ये बताते हैं कि भाई वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी। सिर्फ हम आप लोगों की नहीं, पूरी सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं ताकि अच्छा बन सके। और हमेशा वो लिखवाते हैं कि भाई इस समुदाय ने या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ये भंडारा करवा रही है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गुड डीड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रिजुडाइज का रहता है उसके अंदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिल्कुल भी सक्सेसफुल या फिर हेल्पफुल नहीं होता है। क्या कह रहा है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। व्हेन यू फाइंड आउट अदर्स आल्सो फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट, आई होप आपको नो पता हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को हम कहते हैं डेथ पेनल्टी बेटा, डेथ पेनल्टी, यानी कि कह देते ना कि आपको डेथ पेनल्टी मिल गई है, राइट। तो यू फील दैट दिस व्यू इज वैलिडेटेड बाय द पब्लिक। आपने क्या देखा, व्हेन यू फाइंड अदर्स आल्सो फेवरिंग, जब दूसरे लोग फेवर कर रहे थे दैट पेनल्टी को, यू फील दैट दिस व्यू इज वैलिडेटेड बाय द पब्लिक, और आपको क्या लगने लग गया, क्योंकि ये सारी पब्लिक ये इस इफेक्ट को, इस दैट पेनल्टी को स्वीकार कर रही है, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे से सहमत है। तो कौन सा इफेक्ट होता है ये, बिल्कुल ठीक, बैड वैगन इफेक्ट। बैड वैगन इफेक्ट में क्या होता है कि जिस तरीके के हमारे ग्रुप के बिलीफ होते हैं, जिस तरीके के हमारे ग्रुप जो मान रहा होता है, हम भी उन्हीं की तरह मानने लग जाते हैं। बिलीफ हो गए, कोई पर्सन्स की हो गई, कोई कम्युनल हो गया, किसी भी तरीके का इफेक्ट जो एक ग्रुप में या एक इंडिविजुअल मान रहा होता है, वो क्या हो जाता है, वो ग्रुप उसी तरीके से मानने लग जाता है, या ग्रुप जो मान रहा है वो इंडिविजुअल भी उसी को मान के वैलिडेट कर देता है। डेट इज बैड वैगन इफेक्ट। बहुत बढ़िया। हु कैटेगराइज पर्सनैलिटी ट्रेट इनटू कार्डिनल, ये तो बहुत ही है, बहुत सिंपल है। एल्बर्ट ने क्या करा था, आपके 3 ट्रेट बताए थे, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल वो ट्रेट होते हैं जिनसे हमारी पहचान होती है, हमारी मतलब जब आपने बहुत कुछ बड़ा कर दिया हो, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, राइट। सेंट्रल ट्रेट जिनसे हमारी पहचान होती है लेकिन ज्यादा नहीं, जैसे कि मैं कहूं कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, राइट, विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, जो उसकी सेंट्रल ट्रेट है। सेकेंडरी ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो हमारे अंदर छुपे रहते हैं लेकिन कभी कभार वापस आते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन कई बार आप गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा क्या हो गया, एंगर इज योर सेकेंडरी ट्रेट जो छिपा हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पर वो बात कर रहा है मैच द फॉलोइंग पे। आइए देखते हैं मैच द फॉलोइंग को। अगर आप देखोगे, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या रहता है बेटा, स्ट्रेस होता है सिचुएशन दैट चैलेंजेस कोपिंग, जब आप चैलेंज करते हो। स्ट्रेस के 2 पार्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस नेगेटिव। क्या क्या यहाँ पर बात कर रखी है, अगर आप देखोगे जो फ्रस्ट्रेशन है एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्स्टेकल है,
यूस्ट्रस, यूस्ट्रस क्या रहता है आपका? यूस्ट्रस इवेंट लाइक कंपटीशन, बिल्कुल ठीक है। देखिए यूस्ट्रस क्या रहता है, वो हल्का सा स्ट्रेस जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे कि कंपटीशन, एग्जाम, डिबेट, इंटरव्यू, ये क्या है, आपको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हल्का सा स्ट्रेस आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सी का सेकंड, सी का सेकंड है कहीं, सी का सेकंड ये देखिए सिर्फ यही है, ऑप्शन नंबर 2। हमें आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आप कर लोगे, बहुत आसानी का आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, विच टेक्निक इज इंट्रोड्यूस बाय द वोल्फ, नाम नाम से ही पता चल जाता है, वोल्फ क्या नाम था इनका, जोसेफ, जोसेफ वुल्फ ने पिछली क्लास में करा है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में बात करी है। हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द इमोशन, ओहो, कैनन बार्ड, गलत, नॉट कैनन बार्ड, सेशनर एंड द सिग्नर, सेशनर और सिग्नर ने किन दो फैक्टरों की बात करी है, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी इन्होंने बात करी है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल अराउजल, फिर दूसरे की इन्होंने बात करी है कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। कैसे, देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि कोई भी स्टिमुलस होता है या कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट से हमें फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है। सपोज करिए आपने सांप देखा, सांप देखने के बाद आपकी क्या हुई, हार्ट बीट तेज हुई बेटा। अब हार्ट बीट तेज हो रही है तो उसके बाद आपको लगा कि यार मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। यहां पर मैं ले लेता हूं ब्रीथिंग हैविली, आप क्या कर रहे हो, बहुत तेज तेज सांस ले रहे हो, राइट। तब उसके बाद आपको, अब इन्होंने दो किस फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव के बारे में बात करी कि कोई भी स्टिमुलस होता है उससे सबसे पहले आप क्या करते हो, फिजियोलॉजिकल अराउजल होने जाते हो, अरे यार ये चीज हो रही है, हार्ट बीट हो रही है। फिर आप हार्ट बीट के बाद आपकी ब्रीथिंग हैबिट होने लग जाती है, यानी कि कॉग्निटिव से आप देख रहे हो, कॉग्निटिव अप्रेजल में आप ये देख रहे हो कि वेदर इट इज हार्मफुल और नॉट, या फिर जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप ये देख रहे हो कि मेरी यार दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, यानी कि मेरे को क्या लग रहा है, डर लग रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो ये किसने थ्योरी दी है आपकी, सेशनर और सिंगर ने, बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर बेटा इसका। ए टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी इज इंक्लूडेड, बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग सबसे पहले किसने, कहां से आई है, एसआई मॉडल, किसका एसआई मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है आपका, गिलफर्ड ने बेटा, ये पढ़ा था पिछली क्लास में, तो पढ़ा है। इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंटर इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग कहां से, किस प्रोसेस से जो शॉर्ट टर्म से मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, सिलेक्टिव अटेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं, इलेबोरेटिव रिहर्सल, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग तो है, लर्निंग से आप क्या हो रहे, लर्निंग मतलब सीखना, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में, जो सॉरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करते हैं, इलेबोरेटिव रिहर्सल, दैट मीन्स उसकी डीप प्रोसेसिंग करना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, डीप प्रोसेसिंग करना बेटा, राइट। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में भी क्या रहता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपका मॉडल है कि हम किस तरीके से चीज को लेते हैं, यहाँ सेंसरी, फिर एसटीएम, फिर एलटीएम। यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से सिर्फ एसटीएम से एलटीएम की बात हो रही है, इलेबोरेटिव रिहर्सल में, राइट। ऊपर वाले ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक आप शायद कहें कि सर ने ऊपर वाले डिस्कस नहीं करे। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है बेटा, जो बच्चे रहते हैं ऑटिज्म वाले, वो किस तरीके से सोचते हैं, उन्हें हम ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। इलेबोरेटिव थिंकिंग जो कि आपका यहाँ पर भी आया है, इलेबोरेटिव थिंकिंग या इलेबोरेटिव रिहर्सल थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें, इलेबोरेटिव मतलब कि कभी भी आप किसी भी चीज को आप उसको डीप ले जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, शैलो से डीप में वो जा रहा है, तो वो आपका इलेबोरेटिव थिंकिंग कहलाता है या फिर इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। Moving on to the next question, question number 120, 146, sorry. The tendency for a parallel lines appear to converge into each other. किस वजह से हमें ये लगती है, लीनियर पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि पोन्जो इल्यूजन क्या होता है, अगर आप देखोगे, ये बेसिकली लीनियर पर्सपेक्टिव का एक आप कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो कि पोन्जो इल्यूशन पे, इस पे क्या दिखता है कि ये जो नीचे वाली लाइन है यानी कि जो बी लाइन है
वो ए लाइन से बड़ी है। दैट इज योर पॉन्जो इल्यूजन। अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में करिए, अगले दिन आपको उसकी वीडियो मिलेगी। लीनियर पर्सपेक्टिव इसका सही आंसर है बेटा। एरियल पर्सपेक्टिव क्या होता है? जब बिकॉज ऑफ द एयर आपको कुछ इल्यूजन हो, दैट इज एरियल। मोशन पैरालैक्स क्या रहता है? ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मोशन पैरालैक्स क्या रहता है कि जो आपको नियर वाली ऑब्जेक्ट होती है वो आपको बहुत तेज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। जैसे कि कार में अगर आप जा रहे हो, आप देखोगे जो पास वाली ऑब्जेक्ट है बहुत तेज से जा रही है, मीनवाइल जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने ही रही है, वो कांस्टेंट है थोड़े टाइम के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये तो सबको आता होगा। सेंसरी सबसे पहली होती है, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। सेंसरी में आपका होता है 0 to 2, यानी कि ये ऑप्शन आ गया। फिर आपका प्री ऑपरेशनल 2 से 7 आ गया, कॉन्क्रीट में 7 से 11 आ गया, फॉर्मल में यानी कि डी का डी कहीं है, डी का डी अगर आप देखोगे डी का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर क्या है? बी, बी के आगे है फर्स्ट, बी के आगे फर्स्ट है, बी के आगे फर्स्ट सिर्फ ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ देखते हैं। हु सजेस्टेड दैट मेमोरी इज नॉट पैसिव बट एक्टिव प्रोसेस? किसने कहा कि जो मेमोरी है वो एक एक्टिव प्रोसेस है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, मैंने आपको बताया था। बार्टलेट ने बताया था कि जो हमारी मेमोरी होती है वो एक्टिवली रिकंस्ट्रक्ट होती है। जो हमारी पास्ट मेमोरीज होती है, हमें लगता है कि जो 6 महीने पहले हुआ था वो हमें अच्छी तरीके से याद है, बट अकॉर्डिंग टू द बार्टलेट वो क्या कहते हैं कि जो आपकी पास्ट मेमोरीज भी होती हैं वो भी रिकंस्ट्रक्ट होती चली जाती हैं बेस अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द योर राइट नाउ एंड द कंटेक्चुअल नॉलेज। आपकी जो मेमोरी होती है वो परफेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं होता आपके पास्ट एक्सपीरियंस का, बल्कि वो रिकंस्ट्रक्ट यानी कि दोबारा जुड़ती रहती हैं, बुनती रहती हैं आपकी प्योर नॉलेज के ऊपर और आपके कल्चर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। दैट इज गिवन बाय द बार्टलेट। एबिंगस ने आपके जहां पर भी फॉरगेटिंग की बात हो आपका एबिंगस आंसर होगा। बैडले इन्होंने वर्किंग मेमोरी का मॉडल दिया था बेटा। ऑल्थो ये आपका होमवर्क था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, वर्किंग मॉडल इन्होंने दिया था, वर्किंग मॉडल ऑफ द वर्किंग मेमोरी मॉडल बेटा, वर्किंग मेमोरी मॉडल बैडले ने। एटकिंसन ने बहुत सारी चीजें दी हैं, एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल भी दिया हुआ है। एटकिंसन ने थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन भी दी है, जहां पर इन्होंने दो की बात करी है, एक फेलर की और एक सक्सेस मोटिवेशन की, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। 149 की बात करते हैं। विच फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द ओवर क्राउड? आ रहा है सोशल है कहीं, सोशल बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कंफॉर्मिटी भी आई होप सबको पता होती है। कंफॉर्मिटी क्या होती है कि आपके ग्रुप के लोग ये जो चीज कह रहे हैं उनकी सहमति के लिए हमने ये कर दिया। सपोज करिए आप मूवी देखना नहीं जाते हैं लेकिन आपके 5 दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये वाली मूवी हम देखेंगे, हम इंग्लिश मूवी देखेंगे, आपको हिंदी पसंद है, फिर भी आपने कहा चलो 5 लोग जा रहे हैं उस तरफ तो अब मैं भी चले जाता हूँ। कंफॉर्मिटी सोशल साइकोलॉजी के अंदर आता है। व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या होता है? टू लर्न द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड ऑफ द आइटम, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एनी प्रोज ऑफ द पोएट्री, ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट आइडियाज इवेंट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट कैसे? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करिए बर्ड है। बर्ड क्या है? अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि उसकी भाई पीक होगी, उसकी कोई पीक होगी, पीक मतलब चोंच होगी तो वो बर्ड है। क्या कोई ऐसा जानवर है जिसकी चोंच है? नहीं। बर्ड है, उसके फेदर होंगे, राइट? तो ये क्या है? ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है कि हर एक बर्ड की, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक, मोस्टली, मोस्टली मतलब कि मोर देन 90 और 95%, हर एक बर्ड की, हर एक बर्ड मतलब मोस्टली, मोस्टली जो बर्ड होते हैं उनकी पीक होती है यानी कि चोंच होती है। हर एक जो मोस्टली जो बर्ड होते हैं उनके फेदर्स भी होते हैं, राइट? तो वो सारी कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन करेक्टरिस्टिक जिसको हम कंसेप्चुअली रिकॉग्नाइज करते हैं किसी के भी बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है। तो गाइज ये था आपका 2023 का पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। कोई भी डाउट है हमें आप अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर। सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए अवेलेबल हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज कैफिन शॉर्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।